as French Revolution. Many of the countries got inspired from French Revolution, and after the France became nation, the other countries have learned how to agitate, how to question the monarchy authority, and how to snatch your rights from monarch, how to dethrone, how to abolish monarchy. ये हमें किसने सिखाया? फ्रांस ने। जैसे हमारे यहाँ टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ये लोग क्या है, दे है, ये जो है सोशल रिफॉर्मर्स हैं, समाज सुधारक। तो दे हैव लर्न ए लेसन हाउ फ्रेंच पीपल एजिटेटेड, अटैक्ड ऑन मोनार्क्स बिल्डिंग, and they have collected so much bravery that they have attacked and questioned monarchy and abolished, उसे उखाड़ फेंका। सो हम भी कर सकते हैं। and after the France became nation, most of the country within the same decade, वो 70 में हुआ है तो 80 तक ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज नेशन बन गए हैं। तो क्या फ्रांस ने सबको एक अच्छी लेगेसी नहीं दी? it has not let free many of the countries, it has not let ये dethroned many of the monarchy and helped other to establish ये रिपब्लिक बोलो या नेशनहुड। तो फिर उसने ये हमने कहाँ से सीखा? फ्रांस से ही तो सीखा है। तो क्या ये उसकी एक रिच लेगेसी नहीं है, विरासत? हमारी जो स्वतंत्रता है वो फ्रांस की विरासत है। नाउ फ्रांस ने हमें विरासत के तौर पर दी है। क्वेश्चन नंबर 4, हमने सीखा है उससे। तो जैसे अगर बेटे में कोई अच्छी चीज़ है, पहलवानी है, तो पिता की विरासत हो सकती है। पिता पहलवान था तो बेटे को भी वो कला मिल गई, तो विरासत हुई कि नहीं? जैसे आप वो देखो, फोगाट की लड़की बबीता फोगाट, वो पहलवान हो गई, तो वो उसको अपने पिता से विरासत मिली कि नहीं? तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे whose origin could be traced to French Revolution. So draw up a list. ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इंजॉय करते हैं और हमने फ्रांस से सीखी हैं? ड्रॉ अप लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ऐसे कौन कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो हमारे पास हैं? ठीक है, वी एंजॉय टुडे। whose origin could be traced to the French Revolution, कि फ्रांस की क्रांति में जिसकी जड़ें छिपी हुई हैं। सो द लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स we enjoy today, we enjoy today are, तो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी। क्या ऐसे वहाँ के रिवॉल्यूशनिस्ट ने क्वेश्चन नहीं उठाया था कि सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए? राइट टू फ्रीडम, सबको आज़ाद होना चाहिए। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। एंड एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन नहीं तो ऐसा भी हुआ है कि जो फ्रांस की लीडरशिप है, बीच बीच में मोनार्की फेल हो गई, फिर लोगों को बोला गया है कि तुम जितनी देर तक चाहो बैठकर सोच सकते हो, लेकिन तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। एक ऐसी भी पेंटिंग है 10th की बुक में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसे ऐसे भी हुए हैं, रोबेस्पियर जैसे, कि जितनी देर चाहो बैठ के सोचो, बोल नहीं सकते। तो ऐसे ये स्थिति पसंद करोगे? हाँ, तो अब ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर तुम्हारा कोई शोषण कर रहा है तो क्या उसके विरुद्ध बोलने का अधिकार होना चाहिए?
राइट अगेंस्ट, अगर मान लो अगेंस्ट कोई कमज़ोर है, उसको कोई दबा रहा है और उससे पैसा लेता जाए, टैक्स लेता जाए और उसको मार ही डाले पूरी तरीके से, यानी खाने को मोहताज कर दे, वो मेहनत भी कर रहा है, तो अल्टीमेटली लॉ उसे प्रोटेक्ट करने आना चाहिए कि नहीं, कि तुम उसे क्यों दबा रहे हो। तो किसी का एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाना, कि वो अगर गरीब है, वो अगर थर्ड स्टेट का लोअर क्लास है, तुम उससे और टैक्स लो या और करो, तो इस तरीके से कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन, कि नाजायज किसी को दबाना। तो क्या ऐसा होना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ पहले ब्राह्मण वर्ग क्या करता था, जो हरिजन होते थे, दलित, उनको दबाता था, उनसे काम भी लेता था और उनका तिरस्कार करता था। फिर बाद में एससी एसटी कैंडिडेट के लिए लॉ बने कि नहीं, भीमराव अंबेडकर ने बनाए कि नहीं, और उनको एक्सप्लॉइटेशन से मुक्त किया। उनको नदी में पानी नहीं पीने देते थे, साफ पानी, उनको कहते थे गंदा पानी पियो और साफ रिवर का नहीं पी सकते हो, मंदिर नहीं जाने देते थे। तो बोलो ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ कि नहीं उनका, उनके राइट्स का। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ऐसे किसी किसी घर में क्या होता है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं माँ बाप और लड़कियों को नहीं प्रेफरेंस देते हैं, तो ये उनका एक्सप्लॉइटेशन है। बिकॉज एवरी सन एंड डॉटर हैज़ इक्वल राइट। तो क्या उन्हें बोलना चाहिए कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, दिस इज एजुकेटेड सोसाइटी एंड नाउ यू हैव टू गिव इक्वल फेवर टू ईच ऑफ अस, बोलना चाहिए कि नहीं? तो यही, yes, it is a right of exploitation. You cannot exploit me like this. My brother is enjoying in picnic and I am making roti. ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? या मतलब माई बहन बोल सकती कि मेरा भाई तो वहाँ पर पिकनिक मना रहा है एंड या ही इज अलाउड टू गो टू कॉलेज एंड आई हैव बीन टर्मिनेटेड अप टू स्कूलिंग्स। मुझे 12th तक की शिक्षा दी और मेरे भाई को तो तुमने ग्रेजुएशन करा दिया। तो ये एक एक्सप्लॉइटेशन है कि नहीं, कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप जेंडर के बेसिस पर। देन द गर्ल्स शुड रेज वॉइस अगेंस्ट इट। You cannot exploit me like this. You are making me indulge in household work and my brother is gaining education. तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कई बेसिस पे होता है। आप देखो कि कई जगह जैसे रेड इंडियन के साथ भेदभाव होता है अमेरिका में, ठीक है, तो ये एक तरीके का भेदभाव है, किसी की कमजोरी का फायदा उठाना, कमजोरी का फायदा उठाना। कोई अगर तुम्हारे यहाँ पर कमजोर है, क्लास में वीक है, तो तुमने पानी गिरा दिया, उसको बोलो पोछा लगाओ, तो क्या आप उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हो? तुम्हारा ही कोलीग है, वो कमजोर है बेचारा, कुछ बोल नहीं सकता, तो उससे कहो जाओ मेरी बोतल में पानी भर के लाओ, क्या ये उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, क्या सभी को अपने धर्म की बातें का अनुगमन करने का अधिकार है, प्रैक्टिस करने का, रिलीजियस प्रैक्टिस करने का? तो रिलीजियस फ्रीडम, लेकिन सब जगह नहीं है। दुबई में तुम्हारे मोबाइल में शंकर जी की फोटो आ गई तो जेल हो जाएगी 6 साल की। हाँ, दुबई सऊदी अरब में अगर तुम्हारी मोबाइल में शंकर जी या भगवान राम की फोटो पाई गई तो तुमको 6 साल की जेल है। लेकिन इंडिया में ठीक चल रहा है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपका जो कल्चर है, जैसा भी कल्चर है, उसको फॉलो करने का राइट। किसी का कल्चर ये कमज़ोर नहीं है, कल्चरल। जैसे इंडिया, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिले, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल करके फिर यूनाइटेड किंगडम बन गए। तो वहाँ पर जब स्कॉटलैंड के लोग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में गए तो ब्रिटिशर्स ने उनकी हंसी उड़ाई, बोले ये कैसा कल्चर है, ये लोग तो पिछड़े हैं। ऐसा करना चाहिए था। एजुकेशनल राइट, आज भी स्कॉटलैंड कह रहा है मुझे अलग कर दो, तुमने धोखे से मिलाया है। तो अगर आप किसी के कल्चर का मजाक उड़ाओगे तो यही होगा। बिहार ने झारखंड के कल्चर का मजाक उड़ाया, झारखंड अलग हो गया, बोला हमें अलग करो। समझ में आई बात कि नहीं? बिहार वाले बोलते थे क्या, बिहार में और झारखंड, झारखंड पहले बिहार में था, लेकिन वो वहाँ के लोगों को
ज़्यादा वो नहीं देते थे वेटेज, या उनका सुधार नहीं करते थे, बल्कि उनका मजाक उड़ाते थे। बिहार में ही था वो भी, उन्होंने कहा हमें अलग कर दो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, झारखंड अलग हो गया। तो जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई आपके साथ रहेगा क्या? राइट टू वोट, तो वोटिंग का भी राइट है। आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना के साथ डिस्क्रिमिनेट किया, तेलंगाना अलग हो गया, बोला हमें अलग राज्य बना दो, हम रहेंगे नहीं आपके साथ। इसी तरीके से मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, वो भी अलग हो गया। अब जरा देखो कि राइट टू लिव है क्या? जीने का अधिकार। किसी को मार दोगे क्या? तो राइट टू गेट एजुकेशन, अगर पैसा नहीं है तब भी आपका अधिकार है, शिक्षा से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। सो राइट टू गेट एजुकेशन, सरकार ने फ्री कर रखी है 12वीं तक की शिक्षा, और इसके आगे अगर तुम बहुत अच्छा पढ़ते तो वजीफा मिलेगा, स्कॉलरशिप। तो सरकार ने 12 तक की शिक्षा फ्री कर रखी है, आपको एक पैसा नहीं देना है, सब कपड़े भी, स्कूल ड्रेस, सब कुछ मिलेगी। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ होता नहीं है, लोग क्या है आजकल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल में हाई बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड सुविधाएं चाहते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल टीचर नहीं होते हैं, तो सरकारी सुविधाएं ऐसे ही होती हैं। लेकिन सरकार ने ये राइट दे रखा है कि सबको शिक्षा का अधिकार है, जिसको नहीं मिल रहा है मैं बुक्स दूंगा, सरकार कहती है हम ड्रेस देंगे, आप हमारे यहाँ पढ़ो। और बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में, साउथ में आप देखो जाके गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनसे टॉपर्स निकलते हैं। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर। केरला में बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल हैं, फ्री में पढ़ाई होती है। वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स was beset with contradiction? Explain. So would you agree with the view? बोलो, that the message of universal right क्लियर दिख रहा है ना? राइट्स वाज beset with contradiction. इसका मतलब क्या है, पहले ये समझें कि यूनिवर्सल राइट वाज डेफिनेटली beset with contradiction। जो यूनिवर्सल राइट्स हैं, जैसे हम डेमोक्रेटिक राइट्स कहते हैं कि हमारे ये लोकतंत्र के अधिकार हैं, सो इसी तरीके से beset मीनिंग कि नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि राइट एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज beset विथ कंट्राडिक्शन, कि इसके हानिकारक प्रभाव हुए हैं। बीसेट का मतलब क्या होता है? नुकसान देने वाले प्रभाव हुए हैं, कारक प्रभाव। विथ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? क्या विरोधाभास? जरा इसका मतलब समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि the message of universal right was definitely beset with contradiction. Many ideals in the Declaration of Rights of Man and Citizen were not at all clear. They are dubious meaning. यानी बहुत सारे जो ऐसे हैं वो हानिकारक प्रभाव डालते हैं। हमने बोल तो दिए कि हमारे यूनिवर्सल राइट्स हैं, सबको अधिकार मिले, लेकिन ये ठीक ठीक नहीं बताया गया है कि राइट्स कहाँ तक हैं। क्या एक आदमी को ऐसे छड़ी घुमाने का अधिकार है जिससे 4 आदमियों का सिर फूट जाए? तो अगर आपको यूनिवर्सल राइट है, काम करने का अधिकार है, अपनी फ्रीडम है, तो क्या आपके अधिकार कहाँ तक हैं? जहाँ तक दूसरे का नुकसान ना पहुँचता हो। तो ये बात मेंशन करनी चाहिए कि नहीं? सो सच दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन इज डूबियस। डूबियस का मतलब है कि ये जो बताए गए हैं ये क्लियर कट नहीं है, डाउटफुल है। उन्हें क्लियरली बताना चाहिए कि तुम्हारे अधिकार कहाँ तक हैं।
तो अगर लिमिट नहीं रखेंगे तो फिर लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक है। पता मतलब वही चीज ये कही गई है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया है। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि तुम्हारे अधिकार कहाँ तक हैं। और कुछ लोग क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार का गलत उपयोग करते हैं, वो प्रधानमंत्री और इन सब के खिलाफ, और जो सरकारी उच्च पदों पर लोग हैं जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया उसके खिलाफ गलत बोलते हैं। और देश में एक तरह की जो है बिट्रेयल, यानी आपस में कटुता पैदा करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है वो हारमोनी लाने के लिए है, लोगों में मधुरता लाने के लिए है, लेकिन क्या वे उसका उपयोग एक दूसरे में बिट्रेयल लाने के लिए या भेद दंगा कराने के लिए करते हैं? बोलो। तो दूसरी चीज ये भी हो गई, वुमेन वर स्टिल रिगार्डेड एज पैसिव सिटीजन, they did not have any political right that such as right to vote and hold political office like men, hence the struggle is still continued। अभी भी आप जाकर अपने संसद में देख लो, सिर्फ 546 में 45 वुमेन हैं। तो क्या ये इक्वल राइट्स हैं उनके? उनको इक्वल पावर दी गई है क्या? आप 546 में आ सकते हैं तो जब पार्टियां खड़ी नहीं करेंगी, इससे अच्छा उनकी रिजर्व सीट बना दो कि 270 सीट पे वुमेन ही खड़ी हो सकती हैं, तब तो आएंगी। तो पार्टियां खड़ी नहीं करती, पार्टी आदमी लोगों को खड़ी करेगी, तो फिर वुमेन को जब वो खड़ी नहीं करेगी तो आएंगे कैसे? अगर वो इस तरीके के रूल पास कर दे तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस जिन्होंने अपने लंबे लंबे कैरियर है बेचारे, वो उनका कैरियर ही डूब जाए। तो कहते हैं ऐसे लॉ मत बनाओ, नहीं तो ऐसे लॉ बन जाएंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। तो इस कर तो सकते हैं, लेकिन कौन पार्टी कौन वोट देगा? कोई करेगा ही नहीं। जो वोट देगा वो अपने ही हाथ काट लेगा, क्योंकि सारे जो आदमी लोग हैं, जो मेन लोग हैं, वो अगर इस तरीके के लॉ में साइन कर दें बिल पे, तो क्या अगली बार उनको मिलेगी टिकट? बताओ। सारी पार्टी बात करती हैं लेकिन बिल कोई नहीं पास करता है, कि नहीं तो अगली बार उनको टिकट ही के लिए वो स्ट्रगल करेंगे, उनके बच्चों का क्या होगा पॉलिटिकल कैरियर। तो इस तरीके से वुमेन आर स्टिल स्ट्रगलिंग। और 50% ऑक्यूपेंसी नहीं है, चाहे किसी ऑफिस में देख लो या किसी आप गवर्नमेंट ऑफिस में या पॉलिटिकल उसमें देख लो, डेजिग्नेशन में, वहाँ भी नहीं है। फ्रेंच कंटिन्यू टू होल्ड एंड एक्सपेंड कॉलोनीज, दस इट्स इमेज एज ए लिबरेटर। फ्रांस ने क्या जब वहाँ फर्स्ट रिपब्लिक आया तो क्या अपनी कॉलोनीज और नहीं बढ़ाई? क्या नेपोलियन ने और विस्तार नहीं किया? तो क्या फ्रांस का ये करना कि वो एक दूसरे का लिबरेटर है, लोगों को आज़ादी दिलाएगा, क्या ये डूबियस नहीं है? तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो और अपनी ज़मीन खुद ही बढ़ा रहे हो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ना दूसरे के हम 1 इंच ज़मीन लेंगे, ना अपनी 1 इंच ज़मीन दूसरे को देंगे। क्या भारत चाइना की ज़मीन लेना चाहता है क्या? और ना भारत चाइना को देना चाहता है। लेकिन फ्रांस ने क्या ऐसा किया? नहीं। फ्रांस तो अपनी ज़मीन का विस्तार करता चला गया। तो फ्रांस का ये रोल और ये कहना कि डेमोक्रेसी होना चाहिए नेशनहुड, ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? कंट्राडिक्शन। जब तुमने नेशनहुड की बात की थी तो अपनी ज़मीन का क्यों विस्तार किया? एंड स्लेवरी एग्जिस्टेड इन फ्रांस टिल द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी 1850 तक स्लेवरी रही। तो आप किस नेशन की बात कर रहे हैं और किस फ्रीडम की बात कर रहे हैं जहाँ लोगों को आप स्लेव बनाकर रखते हैं? बोलो, है बात सही कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो भी उसने बात की वो कंट्राडिक्शन है। खुद तो करता रहा और दूसरों को बताता रहा कि हम लिबरेटर हैं। बोलो, बात सही है कि नहीं? अब इसी क्वेश्चन का आंसर अगले इसमें दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड डे।